ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की प्रमुख जनजातियां जैसे कि थारू, भील, गोंड, टोडा, नागा एवं कुकी के भौगोलिक वितरण, आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर जो आप इतने सारे जनजातियों के बारे में देख रहे हैं कि थारू है, भील है, गोंड है, टोडा है, नागा है और कुकी है, तो जरूरी नहीं कि सारे जनजातियों के बारे में से पूछा जाए। हो सकता है कि सिर्फ दो पूछे, हो सकता है कि सिर्फ तीन पूछे या फिर चार पूछे या फिर सिर्फ दो ही पूछे, एक पूछे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम आपको बता दें और क्वेश्चन में अगर 5 नंबर में अगर सिर्फ एक जनजाति के बारे में दे या फिर 15 नंबर में आपको तीन जनजातियों के बारे में एक साथ पूछ दे, उनके भौगोलिक वितरण के बारे में पूछ दे, उनके आर्थिक गतिविधियों के बारे में पूछ दे या फिर उनके सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के बारे में पूछ दे, तब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं, चाहे वो थारू हो, भील, गोंड, टोडा, नागा एवं जो कुकी जनजाति है, उनका भौगोलिक वितरण कैसा है, भौगोलिक विवरण कैसा है, उनका आर्थिक गतिविधि कैसे चलता है और उनका सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कैसा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ जनजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। जहाँ पर जो जनजातीय विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर कई तरह के जात के, धर्म के, भाषा के, बहुत सारी संस्कृति के, परंपराओं के लोग रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत विश्व के उन देशों में एक है जहाँ जनजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। भारत में सैकड़ों जनजातियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक संगठन तथा आर्थिक गतिविधियां हैं। क्या कहा गया कि भारत में सैकड़ों जनजातियां निवास करती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, परंपराएं, सामाजिक संगठन तथा आर्थिक गतिविधियां हैं, सभी का अलग अलग। ठीक है, जनजातियां सामान्यतः पर्वतीय, वन आच्छादित तथा दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा होता है। जो जनजातीय लोग हैं वो कहाँ पर प्राय रहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, वन वाले क्षेत्रों में, या फिर जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो भारत के या फिर किसी भी क्षेत्र के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ ना हो, जो दुर्गम क्षेत्र वहाँ पर वो निवास करते हैं और उनका जो प्राकृतिक संसाधन से जीवन गहराई से जुड़ा हुआ होता है। भारतीय जनजातियों में थारू, भील, गोंड, टोडा, नागा तथा कुकी प्रमुख स्थान रखती हैं। इन जनजातियों का अध्ययन भारतीय संस्कृति विविधता और जनजातीय जीवन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग दोस्तों सबसे पहले थारू जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। थारू जनजाति, इनका भौगोलिक विवरण हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका आर्थिक गतिविधि किस प्रकार से चलता है, ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे अपना जो जीवन यापन है वो करते हैं, इनका समाज कैसा होता है, इनका राजनीतिक कैसा होता है, इन सारी बातों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं थारू जनजाति कैसे होते हैं। तो भौगोलिक वितरण को इसके देख लेते हैं, भौगोलिक विवरण को इनके देख लेते हैं। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं, जो तराई वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, इनका प्रमुख निवास क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की तराई। तराई मतलब जो पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, जो मतलब ऐसे मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ पर लोग रहते हैं, इधर इधर लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं तराई वाला क्षेत्र। भारत में ये विशेष रूप से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, ऊधम सिंह नगर जिलों में पाई जाती हैं। ये जो आपका थारू जनजाति है, अगर हम लोग इसके स्थान के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर रहते हैं, उत्तराखंड में देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहते हैं। विशेष रूप से कहाँ पर रहते हैं, लखीमपुर वाले क्षेत्र में, खीरी में रहते हैं, बहराइच में रहते हैं, श्रावस्ती में रहते हैं, पीलीभीत और ऊधम सिंह नगर जिलों में पाए जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र घने जंगलों, दलदली भूमि तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। और इनका जो निवास क्षेत्र है ये कहाँ पर, किन क्षेत्रों में रहते हैं, तो इनका निवास क्षेत्र घने जंगलों में होता है, दलदली वाले क्षेत्रों में होता है और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है इन क्षेत्रों में स्थित देखने को मिलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग इनके आर्थिक गतिविधियों को समझ लेते हैं। थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। ये धान, गेहूँ, मक्का तथा सब्जियों की खेती करते हैं। इनके अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वन उत्पादों का संग्रह भी इनके जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक समय में कुछ लोग मजदूरी और छोटे व्यवसायों से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका जो मुख्य काम है वो कृषि है, पशुपालन है या फिर जो वन उपज है, जो वन उत्पाद का संग्रह वो ये करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। और आज के टाइम में कहा जा रहा है कुछ लोग मजदूरी या फिर व्यापार करने लगे हैं। इनका सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो थारू समाज है, कहा जा रहा है कि थारू समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ पर जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है या फिर पुरुष होता है। परिवार और कुटुंब व्यवस्था सामाजिक जीवन का आधार है। इनके विवाह सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होते हैं। थारू लोग रंग बिरंगे वस्त्र, लोकगीत और लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्रकृति पूजा के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि थारू कैसे लोग दिखते हैं, थारू का पहनावा कैसा होता है, जो थारू जनजाति वो किस तरह से रहते हैं, तो आप लोग गूगल में जाकर इसका सर्च कीजिएगा थारू जनजाति वा या फिर थारू समाज, आपको सारा फोटो वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो जाके एक बार गूगल में सिर्फ सर्च कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर जनजातियों के बारे में देखते हुए भील जनजाति। भील जनजाति, ठीक है, इनका भौगोलिक विवरण देख लेते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। भील भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इनका निवास मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पर्वतीय एवं वन क्षेत्रों में है। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल क्षेत्र की इनके प्रमुख निवास क्षेत्र है। यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, ये इनका भौगोलिक विवरण है। जो भील जनजाति के लोग हैं, आर्थिक गतिविधियाँ इनकी कैसे चलती है, कामकाज ये क्या करते हैं, इनका व्यवसाय क्या है, इसके बारे में समझते हैं। भीलों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वे मक्का, ज्वार, बाजरा तथा अन्य खाद्यान्नों की खेती करते हैं। ये क्या है, इनका जो प्रमुख व्यवसाय वो क्या है, कृषि ही है। वन उत्पादों का संग्रह, पशुपालन तथा मजदूरी भी उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। पहले ये शिकार पर अधिक निर्भर थे, लेकिन अब कृषि आधारित जीवन अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो आर्थिक गतिविधि वो चल रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं इनका सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन, कि इनका सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कैसा है। कहा जा रहा है कि भील कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। ये जो भील समाज है वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित, मतलब कबीले कबीले में ये लोग रहते हैं। प्रत्येक कबीले का अपना मुखिया होता है। विवाह, त्योहार तथा सामाजिक अनुष्ठान सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते हैं। गवरी नृत्य और भगोरिया उत्सव भील संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है। ये प्रकृति तथा स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये प्रकृति और स्थानीय जो देवी देवता उनकी पूजा वो करते हैं। तो भील जनजाति के बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग गोंड जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। जब हम आपको डिटेल में सिर्फ एक एक जनजाति करके बताएंगे तभी हम आपको डिटेल में बता पाएंगे, नहीं तो इतने सारे जनजातियों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 10 मिनट में ख़त्म करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में, इनका भौगोलिक विवरण समझते हैं। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इनका निवास मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। तो बस आप राज्यों के नाम थोड़े से याद रख लेंगे, कौन से क्षेत्र में, किस दिशा में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। सतपुड़ा, मैकाल तथा बस्तर क्षेत्र गोंडों की अधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है, तो जो गोंड जनजाति इनके लोग अधिकतर पाए जाते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ इनका कैसा होता है, आर्थिक गतिविधि इनका कैसे चलता है उस चीज़ को समझिए। गोंड मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। धान, मक्का, कोदो तथा अन्य अनाजों की खेती ये करते हैं। मतलब ये भी क्या है, कृषि पर आधारित होते हैं। सीधा सीधा समझिए कि कृषि पर आधारित होते हैं। और यहाँ पर धान, मक्का या फिर कुछ भी लिखिए चलेगा। इसके साथ ही वनोपज संग्रह, पशुपालन तथा मजदूरी भी उनकी आय के स्रोत हैं। कुछ क्षेत्रों में झूम कृषि भी की जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो आर्थिक गतिविधियाँ वो सारे जनजाति के लोग एक जैसा ही करते हैं, लगभग मोटा मोटा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन इनका कैसा होता है गोंड का। जो गोंड समाज है, गोंड समाज गोत्र व्यवस्था पर आधारित है। ये क्या है, गोत्र व्यवस्था पर आधारित है। एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध होता है। इनके लोकगीत, लोक नृत्य तथा पारंपरिक कला अत्यंत प्रसिद्ध है। गोंड चित्रकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये प्राकृतिक पूजा तथा पूर्वज पूजा में विश्वास रखते हैं। इनका क्या है, तो गोत्र व्यवस्था पर ही आधारित होता है। इनका जो समाज है गोंड समाज, वो गोत्र व्यवस्था पर आधारित होता है। मतलब एक ही गोत्र में वो विवाह नहीं करते, अलग गोत्र में विवाह करते हैं। ऐसे कई सारे गोत्र में क्या होता है, जो गोत्र के हम हैं उसी गोत्र में जाकर शादी करते हैं, लेकिन ये अपने गोत्र को भाई की तरह मानते हैं, भाई बहन की तरह मानते हैं, और दूसरे के गोत्र में वो शादी करते हैं। ठीक है, तो इनका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। आगे दोस्तों जनजाति है वो है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, इनका भौगोलिक विवरण देख लेते हैं, कहाँ पर ये लोग रहते हैं। टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर, जो दक्षिण भारत का नीलगिरी पर्वत है वो वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये निवास करते हैं। इनका निवास मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में पाया जाता है। इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। जो अन्य जनजातीय लोग हैं उनसे इनकी जनजाति कम है, जो टोडा जनजाति के लोग हैं। आर्थिक गतिविधियाँ इनकी कैसे चलती है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, विशेष रूप से भैंस पालने इनके जीवन का केंद्र है। भैंस पालन जो इनके जीवन का केंद्र है, ज़्यादा जरूरी इन लोग भैंस ही पालते हैं। दूध और दुग्ध उत्पाद इनके आर्थिक जीवन का आधार है। कृषि की भूमिका इनके जीवन में अपेक्षाकृत कम है। कृषि का जो भूमिका है, मतलब अभी तक आपने जो जनजातियों के बारे में पढ़ रहा था वहाँ पर कृषि मुख्य कह सकते हैं काम है इनका। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पर इनका जो आर्थिक गतिविधि का मुख्य है वो है पशुपालन, उसमें भी भैंस पालना, उनका दूध बेचना। ठीक है, दूध उत्पाद इनका आर्थिक जीवन का आधार है। कृषि यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है। आगे यहाँ पर हम लोग जो टोडा जनजाति उनके सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को देखते हैं। टोडा समाज अपनी विशिष्ट झोपड़ी नुमा आवास शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पारंपरिक पोशाक और धार्मिक अनुष्ठान भी अत्यंत विशिष्ट हैं।
भैंस को पवित्र माना जाता है और उससे जुड़े धार्मिक संस्कार संपन्न किए जाते हैं। उनसे जुड़े जो भी धार्मिक संस्कार है वो संपन्न किए जाते हैं। सामाजिक जीवन में परिवार और कुटुंब व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भैंस को पवित्र मानते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका समाज चलता है, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन चलता है। आगे दोस्तों हम लोग नागा जनजाति को समझ लेते हैं। नागा जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नागा से भी पूछा जा चुका है, जो आपका भील जनजाति इससे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागा, भील और कुकी, तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति, इनसे कई बार क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तो जो नागा जनजाति है उनके भौगोलिक विवरण को हम लोग देख लेते हैं। नागा जनजातियाँ मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य तथा मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनका निवास क्षेत्र पर्वतीय तथा वन आच्छादित है। इनका निवास कहाँ पर होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र या फिर जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं। इनका आर्थिक गतिविधि कैसे चलता है, ठीक है, नागा लोग का आर्थिक गतिविधि कैसे चलता है। नागा जनजातियों का मुख्य व्यवसाय झूम कृषि है। वो लोग क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं, मतलब एक जगह पर कृषि किया फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, इस तरह से। वे धान, मक्का, बाजरा तथा सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त शिकार, पशुपालन और हस्तशिल्प भी इनके आर्थिक जीवन का हिस्सा है। वो हस्तशिल्प का भी काम करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और शिकार भी करते हैं। तो ये सारे क्या है, इनके आर्थिक गतिविधियां हैं। आगे यहाँ पर हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देख लेते हैं इनके, जो नागा जनजाति हैं। नागा समाज अनेक उप जनजातियों में विभाजित है। नागा समाज जो है सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि इसके और उप जनजातियाँ भी हैं, जैसे कि आओ, अंगामी, सेमा और कोन्याक। इस तरह से इसके और उप जनजातियाँ हैं। ठीक है, उप जनजातियाँ हैं। प्रत्येक गांव लगभग स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। नागा लोग रंगीन पोशाकों, युद्ध नृत्यों तथा पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में अधिकांश नागा ईसाई धर्म का पालन करते हैं। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में नागा जनजाति के लोग थे वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई धर्म को मानने लगे, तो ईसाई धर्म के वो अनुयायी बन चुके हैं। ठीक है, छठा जो इम्पोर्टेंट जनजाति वो है कुकी जनजाति, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कुकी, भील और जो आपके ये क्या कहते हैं, नागा जनजाति, तीनों क्या है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इनके भौगोलिक विवरण को समझते हैं। कहा जा रहा है कुकी जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम के कुछ भागों में निवास करते हैं। इनका निवास क्षेत्र पर्वतीय और वन क्षेत्रों में स्थित है। कुछ कुकी समुदाय म्यांमार और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। कुछ जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। आर्थिक गतिविधियों को समझ लेते हैं, इनकी आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कुकी जनजाति का मुख्य व्यवसाय झूम कृषि, इनका भी जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, झूम कृषि। वे धान, मक्का, दालें तथा सब्जियां उगाते हैं। पशुपालन, शिकार तथा हस्तशिल्प भी इनके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो सेम चीज़ जो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पर कुकी जनजातियों के साथ भी आप देख पा रहे हैं। जो आपने अभी नागा जनजाति को देखा, नागा जनजाति की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वही कुकी जनजातियों की भी लगभग सेम आर्थिक गतिविधियाँ हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन इनका कैसा होता है। कुकी समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। यही चीज़ आपको हम ऊपर पढ़ाए थे भील जनजाति में। तो इसी तरह से जो कुकी जनजाति वो भी कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। प्रत्येक गांव का नेतृत्व एक मुखिया करता है। इनके सामाजिक जीवन में सामूहिकता और सहयोग की भावना अत्यधिक विकसित होती है। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत तथा त्यौहार इनके सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्तमान में अधिकांश कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो भी अब ईसाई धर्म को ही मानने लगे हैं। हम आपको धर्म और धार्मिक समुदायों के भौगोलिक वितरण के बारे में बताए थे, पढ़ाए थे, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको काम आएगा। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि थारू, भील, गोंड, टोडा, नागा तथा कुकी भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियाँ तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं। यद्यपि आधुनिकता और विकास के प्रभाव ने इनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, इसके कारण यह है तो इसके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, फिर भी इनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं आज भी जीवित है। फिर भी इनकी जो संस्कृति है, जो इनकी पहचान, जो इनकी परंपराएं वो आज भी जीवित है, क्योंकि ये उन्हीं जनजातियों से बिलोंग करते हैं। हालांकि आज धर्म को भले बदल लिया हो, लेकिन है तो ये वही जनजाति है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है आपका भील जनजाति, दूसरा है आपका नागा जनजाति, तीसरा है आपका कुकी जनजाति। तीनों को आपको पढ़ के जाना है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।